बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन के हवाले से। तो चलें शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। सपोज दैट एफ इज़ एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन टी and C is any simple closed contour lying entirely within D. Suppose हमारे पास एक फंक्शन f एनालिटिक फंक्शन है और किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन पर ये एनालिटिक है एंड C is any simple closed contour और C एक सिंपल closed contour है जो कि मुकम्मल तौर पर इस डोमेन के अंदर है। अगर कोई डोमेन है हमारे पास, कोई रीजन है इस तरह, तो उसके अंदर C मुकम्मल तौर पर सी उसके अंदर लाई कर रहा है। तो ये जो रीजन है, ये जो कंटूर है, सर्कुलर कंटूर, ये इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन और सिंपल क्लोज कंटूर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में, तो आप पीछे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देन फॉर एनी पॉइंट जेड नॉट विद इन सी, तो कंटूर के अंदर कोई पॉइंट होगा जिसको हम कह देते हैं जेड नॉट, उस पर एफ जेड नॉट फंक्शन की वैल्यू जेड नॉट पॉइंट पर बराबर होगी 1/2 पाई आयोटा कंटूर इंटीग्रल क्लोज कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड के। यानी कि एक डोमेन है, उसके अंदर सिंपल क्लोज कंटूर सी है। तो अगर सी मुकम्मल तौर पर इस डोमेन में लाई करे और एफ एक एनालिटिक फंक्शन हो, तो एफ जेड नॉट इस सी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, उस पर फंक्शन की वैल्यू हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं 1/2 पाई आयोटा के साथ कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड के। इस फार्मूला को हम, या इस डेफिनेशन काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला की डेफिनेशन को हम इस तरह भी देख सकते हैं। If f is analytic at all points within and on a simple closed contour C, अगर f एनालिटिक हो एक कंटूर सिंपल क्लोज कंटूर C पर, सिंपल क्लोज कंटूर C के ऊपर और उसके अंदर तमाम पॉइंट्स पर, एंड z नॉट इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू C, और z नॉट कोई पॉइंट हो C कंटूर के अंदर, देन फिर क्या है, f z नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। वही बात है उसी की तरह, बस सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। तो ये भी ठीक है डेफिनेशन और ये भी ठीक है। तो चलिए हम अब कंटूर इंटीग्रल निकालते हैं काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला से। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल एवेलुएट कंटूर इंटीग्रल z क्यूब माइनस 3z प्लस 1 बाय z माइनस 2 आयोटा डी जेड वेयर c इज द सर्कल z मोड इक्वल टू 3। हमें ये कंटूर इंटीग्रल निकालना है जहाँ पर हमें z मोड इक्वल टू 3 कंटूर दिया हुआ है। यानी कि एक सर्कल है, कंटूर हमारे पास एक सर्कल है और कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका ओरिजिन, यानी ओरिजिन जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही है, ओरिजिन के ऊपर सेंटर, और इसका रेडियस कितना है 3 यूनिट इसका रेडियस है। तो ये कंटूर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, इस पर हमें ये कंटूर इंटीग्रल मालूम करना है। तो हम देखते हैं वी हैव एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 3z प्लस 1। अब इस फार्मूला के साथ हमने कंपेयर करना है इसको। तो यहाँ देखें कंटूर इंटीग्रल में नंबरेटर में क्या है, एफ ऑफ जेड जो कि इसके बराबर होगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 3z प्लस 1 एंड जेड नॉट इक्वल टू 2 आयोटा। यहाँ डिवाइड में देखें इधर क्या है जेड माइनस जेड नॉट, तो जेड नॉट किसके बराबर हो गया, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो जेड नॉट बराबर होगा 2 आयोटा के। लाइज विद इन जेड मोड इक्वल टू 3। अब जेड मोड के अंदर क्यों लाई कर रहा है, कैसे लाई कर रहा है, हम जानते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर है और ये ओरिजिन में से सेंटर जो है ओरिजिन के ऊपर है एक्स वाई प्लेन में, रियल इमेजिनरी। तो और मोड कितना है 3, सेंटर से इस तरफ यहाँ पर भी डिस्टेंस 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी और इधर भी। और जेड नॉट कौन सा पॉइंट है 2 आयोटा। 2 आयोटा का मतलब इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर। ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट है 2 आयोटा। तो 2 आयोटा इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। कंटूर सी के अंदर जो कि z mod इक्वल टू 3 है, इसके अंदर ये पॉइंट लाई कर रहा है z0, और ये कंटूर के अंदर ही लाई करना चाहिए इस डेफिनेशन के काशिज़ इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक ही। देन फॉर एनी पॉइंट z0 विद इन सी, z0 कहाँ पर होना चाहिए? सी के अंदर, सी कंटूर के अंदर। तो यहाँ z0 इस कंटूर के अंदर है, तो अब हम काशी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखें कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये एनालिटिक भी होगा, फंक्शन एनालिटिक होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इंटायर फंक्शन होता है, पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लान के ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होता है। तो इसलिए ये वाली चीज़ भी एफ इज़ एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो चलें, बाय काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कंटूर इंटीग्रल z क्यूब माइनस 3z प्लस 1 बाई z माइनस 2 आयोटा डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें इसको, क्योंकि हमें ये कंटूर निकालना है, कंटूर इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ से ये 2 पाई इसके साथ आ जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट के साथ आ जाएगा, क्योंकि हमें अब ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए ताकि आसानी हो। ये जो कंटूर है, इसको कंटूर इंटीग्रल है, इसको इधर ही छोड़ दें और इस वैल्यू को इधर ले आए, तो ये क्या होगा? 2 पाई आयोटा और साथ एफ जेड नॉट विच इज इक्वल टू कंटूर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो ये वही फॉर्म बन गई है, ये वही फॉर्म बन गई जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हम एफ जेड नॉट लेफ्ट साइड पर है, लेकिन हमें ये चीज़ मालूम करनी है एग्जांपल के अंदर, तो इसलिए 2 पाई आयोटा यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इस तरफ ऊपर आ जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आयोटा और साथ एफ ऑफ जेड नॉट, ये 2 आयोटा क्या है? जेड नॉट की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? जेड नॉट इक्वल टू 2 आयोटा, तो एफ एट जेड नॉट हो गया। अब हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे ये वैल्यू, फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है? एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 3z प्लस 1, उसके अंदर 2 आयोटा पुट करेंगे तो 2 आयोटा क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3 2 आयोटा प्लस 1, तो ये 2 पाई आयोटा साथ 2 आयोटा का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब ऐड, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 ऐड, और आयोटा क्यूब साथ आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा प्लस 1 उसी तरह, फिर नीचे लिखेंगे 2 पाई आयोटा, और यहाँ पर माइनस 8 पाई माइनस 8 आयोटा क्यों हो गया? क्योंकि हम जानते हैं आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, पावर हम सेपरेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर फिर 1 के बराबर होता है माइनस 1 के, तो इसलिए माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा क्यूब बराबर है माइनस आयोटा के। तो ये 8 आयोटा क्यूब माइनस 8 आयोटा, फिर माइनस 6 आयोटा प्लस 1, माइनस 8 और माइनस 6 माइनस 14 आयोटा प्लस 1, ठीक है। तो बाय 2 पाई आयोटा उसी तरह है। अब यहाँ से हम पाई को छोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 आयोटा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 14 2 ज़ार 28, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर 2 आयोटा आएगा। तो लास्ट में हमारे पास पाई माइनस 28, आयोटा स्क्वायर की जगह एक बार फिर हम माइनस 1 लगाएंगे, वो माइनस इस माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये दोनों, तो 28 सिर्फ रह जाएगा, फिर प्लस 2 आयोटा। तो ये है हमारे पास इस कंटूर इंटीग्रल का आंसर। हमने काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला को यूज़ करते हुए कंटूर इंटीग्रल ऑफ जेड क्यूब माइनस 3z प्लस 1 बाई जेड माइनस 2 आयोटा डी जेड को सॉल्व किया है, जहाँ पर कंटूर है जेड मोड इक्वल टू 3। तो आंसर क्या है हमारे पास? पाई टाइम्स 28 प्लस 2 आयोटा। हम एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला पे, ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, एवेलुएट क्लोज कंटूर इंटीग्रल 2z बाय जेड स्क्वायर प्लस 4 dz वेयर c इज द सर्कल z माइनस आयोटा मोड इक्वल टू 2। तो ये कंटूर अगेन एक सर्कल है, लेकिन इस दफ़ा इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है
इसका सेंटर अब ओरिजिन पर नहीं है बल्कि आयोटा पर है। आयोटा यानी एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर होगा। यहाँ पर इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, तो ये ओरिजिन है और ये एक्स वाई प्लेन आ गया, ये रियल साइड, ये इमेजिनरी साइड, तो ये वाला पॉइंट है आयोटा। ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, तो z माइनस आयोटा इक्वल टू 2, ये हमारे पास कंटूर है। इस कंटूर के ऊपर इस कंटूर इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको देखेंगे किस वैल्यू पर ये ज़ीरो होता है। तो जेड स्क्र प्लस 4, या इसको हम फैक्टर निकालते हैं पहले, तो फैक्टर से हमें पता चल जाएगा। जेड स्क्र प्लस 4 इक्वल टू जेड स्क्र प्लस की जगह माइनस माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे तो फिर वही बन जाएगा। तो ये होगा जेड स्क्र माइनस, यहाँ पर जो अंदर माइनस है इसकी जगह हमने क्या किया है, आयोटा स्क्र को यूज़ किया है। यहाँ पर माइनस है, या आप कहते हैं -1 है, उसी की जगह आयोटा स्क्र लिख लिया है, तो यहाँ पर +4 आयोटा स्क्र हो गया है। फिर अगेन 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, तो 2 का स्क्वायर अलहदा नहीं लिखा बल्कि 2 आयोटा होल स्क्वायर कर लिया, क्योंकि अब 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और आयोटा के भी तो होल स्क्वायर होंगे। तो ये बन गई हमारे पास फॉर्म। उसके बाद हम ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला ओपन करेंगे, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर होगा z प्लस 2 आयोटा और दूसरी ब्रैकेट में मल्टीपल में z माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बन रहे हैं, एक z इक्वल टू -2 आयोटा और दूसरा z इक्वल टू 2 आयोटा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं, एक -2 आयोटा और दूसरा 2 आयोटा, तो क्या वो इस सर्कल के अंदर, इस कंटूर के अंदर लाई करते हैं, क्योंकि काशीज इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक वो इसके अंदर लाई करने चाहिए। तो देखें कि यहाँ पर जो 2 आयोटा होगा, ये क्योंकि आयोटा है तो 2 आयोटा कहाँ पर होगा, रेडियस 2 का है, सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है, रेडियस 2 है। तो इसका मतलब ये अगर आयोटा है तो यहाँ पर ये 2 आयोटा होगा और यहाँ पर ये 3 आयोटा होगा। तो 2 आयोटा, ये जो पॉइंट है ये 2 आयोटा है, जो कि इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। 2 पॉइंट कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया है जो जिसके ज़रिए हम काशीज इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है -2 आयोटा, तो देखें ये नीचे की तरफ होगा नेगेटिव साइड पे, ये आयोटा है, ये 0 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ पर आएगा इमेजिनरी लाइन के ऊपर, यहाँ पर आएगा कौन सा पॉइंट, -2 आयोटा। तो अब देखें ये वाला पॉइंट जो है वो कंटूर से बाहर है, तो इस पॉइंट को हम इसके ऊपर काशीज इंटीग्रल फार्मूला नहीं लगा सकते, अलबत्ता इस पॉइंट पे लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, 2 आयोटा इज द ओनली पॉइंट लाइंग विद इन द क्लोज कंटूर सी। 2 आयोटा कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, एट विच द इंटेग्रेंट फेल्स टू बी एनालिटिक, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर इंटेग्रेंट, ये फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक नहीं होता। फंक्शन को क्या होना चाहिए, फंक्शन ना कहें अगर आप, तो इस सारे को हम क्या कहें, ये इंटेग्रेंट। तो इंटेग्रेंट एनालिटिक नहीं होता कौन से पॉइंट पर, 2 आयोटा पर, जो कि इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को, या फंक्शन नहीं कहेंगे, इंटेग्रेंट कहेंगे, इंटेग्रेंट को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 2z बाय जेड स्क्वायर प्लस 4, इसको लिखते हैं 2z बाय जेड प्लस 2 आयोटा होल डिवाइड बाय z माइनस 2 आयोटा। देखें क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस 4 बराबर है जेड प्लस 2 आयोटा, जेड माइनस 2 आयोटा क्या, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में, और प्लस वाले को हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि सेंट्रल डिवाइड अगेन नीचे ही आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा अरेंज करके जस्ट इसको ऊपर ले जाते हैं और जेड माइनस 2 आयोटा को होल डिवाइड में लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह फॉर्म बनेगी। इसमें ऊपर वाली टर्म को, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ये सारी, ये फंक्शन है। ये भी अगरचे फंक्शन है एक, लेकिन हम इसको इंटेग्रेंट कहते हैं, इंटेग्रल के अंदर होने की वजह से फंक्शन हम थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाएंगे। 2z बाय जेड प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इसको इसलिए मुख्तलिफ किया है क्योंकि ये जहाँ पर एनालिटिक नहीं है -2 आयोटा के ऊपर, वो कंटूर के अंदर लाई नहीं कर रहा। अलबत्ता ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड, इसके डिनोमिनेटर में देखें ये वाला पॉइंट 2 आयोटा
इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट हमें चाहिए कि ये कंटूर के अंदर लाई करना चाहिए बाय काशीज फार्मूला, काशीज इंटीग्रल फार्मूला। So f of z equal to 2z by z plus 2 iota which is analytic at all points within and on the contour C। ये जो फंक्शन हमने अरेंजमेंट से बनाया है ये इस कंटूर के ऊपर और इस कंटूर के अंदर तमाम पॉइंट्स पर एनालिटिक है, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है वो तो कंटूर से बाहर है, तो इसलिए हम कहेंगे कंटूर के अंदर एनालिटिक है। हैंस बाय यूजिंग काशीज इंटीग्रल फार्मूला, तो जब काशीज इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे कंटूर इंटीग्रल 2z बाई जेड स्क्वायर प्लस 4 dz इक्वल होगा कंटूर इंटीग्रल c 2z बाई जेड प्लस, इसको क्लोज कंटूर कर दें, कंटूर इंटीग्रल 2z बाई जेड प्लस 2 आयोटा। ये जो अरेंजमेंट हमने बनाई थी, क्योंकि ऊपर फंक्शन होता है काशीज इंटीग्रल फार्मूला में, तो ऊपर ये फंक्शन डिवाइड बाय z माइनस 2 आयोटा dz। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं ये ऊपर फंक्शन आ गया और नीचे 2 आयोटा क्या आ गया, z नॉट, z नॉट की वैल्यू 2 आयोटा, यहाँ पर ये z नॉट इक्वल टू 2 आयोटा है। तो ये बराबर होगा बाय काशीज इंटीग्रल फार्मूला 2 पाई आयोटा टाइम्स फंक्शन की वैल्यू z नॉट पर, और z नॉट क्या है 2 आयोटा, तो फंक्शन की वैल्यू z नॉट पर यानी फंक्शन के अंदर z नॉट की जगह 2 आयोटा पुट कर दें या फंक्शन के अंदर z की जगह 2 आयोटा पुट कर दें, तो 2 पाई आयोटा 2 z की जगह 2 आयोटा होल डिवाइड बाय z की जगह 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 2 पाई आयोटा ऊपर हो जाएगा 2 2 जार 4 आयोटा और नीचे 2 आयोटा और 2 आयोटा 4 आयोटा, दोनों सेम है, कटिंग होगी तो 1 रह जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा। तो हमने काशीज इंटीग्रल फार्मूला को यूज़ करते हुए ये कंटूर इंटीग्रल निकाला है जो क्या आता है हमारे पास 2 पाई आयोटा। तो उम्मीद है इन दो एग्जांपल की मदद से आपको काशीज इंटीग्रल फार्मूला क्लियर हो गया होगा। तो ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम काशीज इंटीग्रल फार्मूला। अब हमारे पास दूसरा थ्योरम है काशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, यानी कि इसमें हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, इसमें डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो चलें देखते हैं डेफिनेशन क्या है। सपोज दैट f इज एनालिटिक इन a simply connected डोमेन D। एक फंक्शन f सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में एनालिटिक है, तमाम पॉइंट्स पर डिफाइंड है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एंड C इज एनी सिंपल क्लोज कंटूर लाइंग एंटायरली विद इन D, और C एक सिंपल क्लोज कंटूर है जो कि इस डोमेन के अंदर लाई कर रही है। देन फॉर एनी पॉइंट z नॉट विद इन C, तो कोई भी पॉइंट हो z नॉट जो इस कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं, क्या होगा f nth डेरिवेटिव एट z नॉट इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर इंटीग्रल f of z बाय z माइनस z नॉट होल पावर n प्लस 1 dz। अब देखें इस फार्मूला को देखें और जो प्रीवियस हमने पढ़ा है दोनों में ये n का फर्क है, nth डेरिवेटिव, वो सिंपल फंक्शन था उसके अंदर z नॉट की वैल्यू थी, यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया है, इसीलिए हम कहते हैं इसको काशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। तो इसमें n वैल्यू का खास ख्याल रखना है। चलिए हम इस फार्मूले के मुताबिक भी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि डेरिवेटिव से इसका क्या ताल्लुक है। तो एग्जांपल है हमारे पास इवेलुएट क्लोज कंटूर इंटीग्रल z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 होल डिवाइड बाय z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर dz वेयर c इज द सर्कल z प्लस आयोटा मोड इक्वल टू 2। तो हम क्या करते हैं पहले इस कंटूर को अगर इधर ड्रा कर लें, कंटूर हमारे पास एक सर्कल है जिसका ओरिजिन है, क्योंकि इसको हम z माइनस z नॉट कहेंगे तो ये माइनस आयोटा होगा, ये जो पॉइंट है ये क्या है माइनस आयोटा, यानी कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये ओरिजिन यहाँ पर होगा, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव साइड पर ये वाला सेंटर आएगा। तो ये आ गया रियल और इमेजिनरी एक्सिस, तो ये आ गया सेंटर माइनस आयोटा, ये ओरिजिन है, और रेडियस कितना है, रेडियस हर तरफ कितना है 2। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले वी सी दैट द इंटेग्रेंट, ये जो इंटेग्रल के अंदर वैल्यू है फंक्शन है एक, अगरचे फंक्शन लेकिन इसको हम इंटेग्रेंट कहेंगे,
इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू माइनस एट। आप इस नीचे वाली टर्म को इक्वल टू जीरो अगर करें तो और z के लिए सॉल्व करें तो z की वैल्यू आएगी जीरो और माइनस एट। एक तो डायरेक्टली जीरो पुट कर दें दोनों जगह तो ये देखें जीरो के बराबर हो जाएगा ये। दूसरा माइनस एट भी अगर z की जगह पुट करेंगे तो वो भी जीरो के बराबर होगा। तो दो वैल्यूज हैं जहाँ पर फंक्शन इंटेग्रेंट एनालिटिक नहीं है। मोर ओवर ओनली z इक्वल टू जीरो लाइज विद इन द कंटूर। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है z इक्वल टू जीरो। z इक्वल टू जीरो का मतलब ओरिजिन। ओरिजिन इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। z प्लस आयोटा मोड इक्वल टू टू कंटूर के अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है। मोर ओवर ओनली z इक्वल टू जीरो लाइज विद इन द कंटूर। सिर्फ z इक्वल टू जीरो इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। z इक्वल टू माइनस एट इस तरफ यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा जो कि कंटूर से बाहर है। सो जेड स्क्र प्लस फोर जेड प्लस फाइव बाई जेड क्यूब प्लस एट जेड स्क्र को हम लिख सकते हैं नीचे से जेड स्क्र कॉमन लेकर जेड स्क्र जेड प्लस एट। और फिर हमने क्या किया है ये वाली टर्म ऊपर ले गए हैं और ऊपर वाली टर्म के डिवाइड में लिख लिए यानी तीन डिवाइड हमारे पास बन गई हैं। तो ये लिखेंगे जेड स्क्र प्लस फोर जेड प्लस फाइव डिवाइड बाई जेड प्लस एट और होल डिवाइड बाई जेड स्क्र। तो ये वाली टर्म बराबर होगी इसके। हेयर z इक्वल टू जीरो एंड n इक्वल टू वन। z इक्वल टू जीरो कैसे? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में z क्या है और काशिस इंटीग्रल फार्मूला में यहाँ पर डिवाइड में क्या होता है z माइनस जेड नाट। यहाँ पर z और ऊपर n प्लस वन। तो पावर जब कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे n प्लस वन फार्मूले को इसके बराबर करेंगे कंपेयर करेंगे n प्लस वन इक्वल टू टू। वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस वन n इक्वल टू वन। n की वैल्यू तो वन आ गई। दूसरा z माइनस जेड नाट तो यहाँ पर सिर्फ z है इसका मतलब जेड नाट की वैल्यू क्या है ज़ीरो। तो जेड नाट हमारे पास आ गया है फार्मूला से कंपेयर किया है काशीस इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव से कंपेयर किया है तो जेड नाट है ज़ीरो और n इक्वल टू वन। एफ ऑफ जेड क्या होगा यहाँ पर जो डिवाइड से ऊपर वैल्यू है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्र प्लस फोर जेड प्लस फाइव बाय जेड जेड प्लस एट। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस एट सेकेंड एज इट इज क्वोशंट रूल लगेगा सेकेंड एज इट इज ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लें जेड स्क्र पावर सामने पावर में से कम टू जेड प्लस जेड का डेरिवेटिव वन फोर और फाइव कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो माइनस फिर ऊपर वाली टर्म इसी तरह और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव जेड का डेरिवेटिव वन एट कांस्टेंट तो वो जीरो तो यहाँ वन रह जाएगा और फिर होल डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। तो ये हमने क्वोशंट रूल लगाया है डेरिवेटिव के लिए। अब क्योंकि z नॉट जीरो है तो काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स के मुताबिक हमें क्या निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव n क्योंकि वन है तो हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और z नॉट की वैल्यू पर z नॉट इक्वल टू टू पर जीरो पर तो जीरो पुट कर दें यहाँ पर z की जगह z की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो सिर्फ एट रह गया इधर जीरो पुट किया तो ये सारी टर्म जीरो फोर रह गया माइनस जीरो ये भी हो जाएगा जीरो स्क्वायर जीरो फोर टाइम्स जीरो जीरो फाइव रह जाएगा और टाइम्स वन तो सिर्फ फाइव होल डिवाइड बाय एट स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा डिवाइड के ऊपर एट और फोर मल्टीप्लाई होंगे तो 32 फिर माइनस फाइव होल डिवाइड बाय एट का स्क्वायर 64 32 माइनस फाइव 27 बाई 64। ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव z नॉट पर यानी जीरो पर। अब कंटूर क्लोज कंटूर इंटेग्रल इंटेग्रेंट ऑफ dz इक्वल टू होगा 2 पाई आयोटा बाय n फैक्टोरियल। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये क्या है ये इंटेग्रेंट हमें मालूम करना है ये इंटेग्रल मालूम करना है तो ये 2 पाई आयोटा इधर जाकर ऊपर आ जाएगा और n फैक्टोरियल जो इधर नोमिनेटर में है इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है तो ये वाली टर्म आपने इधर से जाकर इस तरफ लिख लेनी है क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा यहाँ नीचे है तो इस तरफ ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल क्यों क्योंकि n यहाँ पर इस एग्जांपल में वन है तो और साथ f प्राइम एट ज़ीरो फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो पर तो फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो पर हमने निकाला है 27 बाय 64। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर
फिर कटिंग करेंगे 2 की 64 के साथ, तो 32, तो हमारे पास बनेगा 27/32 और साथ पाई आयोटा। तो ये हमारे पास इस कंटूर इंटेग्रल का आंसर आएगा, जो कि 27 पाई/32, और ये हमने मालूम किया है काशीज इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए। तो इस तरह आप काशीज इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक थ्योरम देखते हैं जो कि काशीज इंटेग्रल फार्मूला से ही अप्लाई होता है। तो जस्ट इसके स्टेटमेंट देखेंगे। तो थ्योरम है, सपोज दैट f इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D। f एनालिटिक फंक्शन है सिंपली कनेक्टेड डोमेन D के अंदर। Then f possesses derivatives of all orders at every point z in D। तो फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे हर पॉइंट z जो कि इस डोमेन के अंदर है, यानी डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। The derivatives f prime, double prime, triple prime, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड एंड so on are analytic functions in D। तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स डोमेन के अंदर एनालिटिक होंगे। अगर फंक्शन एनालिटिक होगा किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में, तो उसके तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स भी उस डोमेन के अंदर एनालिटिक होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, काशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव से अप्लाई होता है। इसके बाद हमारे पास एक दो और थ्योरम है, सिंपल से थ्योरम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो उनके हम जस्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं ताकि सिंपल से थ्योरम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ स्टेटमेंट देखते हैं ताकि आपको ये याद रहे। तो पहला थ्योरम है लियोवलीज थ्योरम, द ओनली बाउंडेड एंटायर फंक्शंस आर कांस्टेंट। कौन से फंक्शन हैं जो बाउंडेड भी हैं और एंटायर भी हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, यानी कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आयोटा वाली टर्म भी हो सकती है। ओनली बाउंडेड एंटायर फंक्शंस आर कांस्टेंट। इसके अलावा जो फंक्शन होंगे जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, तो बाज़ एंटायर होंगे जिस तरह के पॉलिनोमियल, लेकिन वो बाउंडेड नहीं होंगे। तो वो फंक्शन जिनके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उनमें से बाज़ जिस तरह के पॉलिनोमियल हैं वो एंटायर हैं, लेकिन फिर वो बाउंडेड नहीं होते। तो सिर्फ कांस्टेंट ही ऐसे फंक्शन हैं जो कि बाउंडेड भी हैं और एंटायर भी हैं, और इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, लियोवलीज थ्योरम। फिर एक और थ्योरम है मोरेरास थ्योरम, इफ f is continuous in a simply connected domain D and if closed contour integral f of z dz is equal to 0 for every closed contour C and D, then f is analytic in D। f क्या हो, कंटिन्यूस हो सिंपली कनेक्टेड डोमेन D पर, और क्लोज कंटूर इंटीग्रल ऑफ f of z 0 हो किसी कंटूर क्लोज कंटूर C पर। अगर ये दो कंडीशन होंगी तो इसका मतलब फंक्शन ऑलवेज एनालिटिक होगा। यानी मोरेरास थ्योरम के मुताबिक फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक कि फंक्शन कंटिन्यूस हो सिंपली कनेक्टेड डोमेन D पर, और दूसरा फंक्शन का क्लोज कंटूर इंटीग्रल 0 हो किसी भी क्लोज कंटूर C के लिए जो कि इस डोमेन में हो, तो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, हमने सिर्फ डेफिनेशन ही देखी है इनकी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फार्मूले पढ़े हैं, पहला काशीज इंटीग्रल फार्मूला और दूसरा काशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, इनके ऊपर फिर हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं और इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।